गुड। मैंने यही बात चेक करने के लिए अपनी मौत की बात की थी, ताकि देख सकूं कि तुम्हारे लाशऊर ने भी मेरा मशवरा कबूल किया है या नहीं। और मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ है, वरना तुम लामहला जज्बाती होकर मुझे जवाब देती। बहरहाल, जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि तुम्हारे अंदर जज्बातीपन खत्म हो तो संजीदगी की बजाय तल्खी आ जाती है और तुम मुझसे लड़ना शुरू कर देती हो। इस तरह एक बार फिर तुम सोचने का दुरुस्त अमल तर्क कर देती हो। तल्खी और गुस्से का एहसास जहन में हो तो जहन काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने आप को तल्खी और गुस्से से भी बचाए रखो, और इसके साथ साथ इंतहाई संजीदगी भी सोचने के अमल में मुज़िर साबित होती है, क्योंकि इस तरह जहन पर बेपनाह दबाव पड़ता है। अपने जहन को नॉर्मल और हल्का पुल्का रखो, फिर देखो कि तुम्हारा जहन किस तरह सोचता है। इमरान ने कहा, ओके, इस लेक्चर का शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, और ये कि तुम मेरा दिल जलाने वाली बातें ना किया करो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आग लग जाती है। जूलिया ने कहा, मैं तुम्हें रोशनी में देखना चाहता हूँ। एक शायर ने कहा है कि दिल जलाओ तो रोशनी होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। ओ, यहाँ तो राजदाराना बातें हो रही हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी और सालिया की शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। जूलिया का कहना है कि वो चीफ को रजामंद कर सकती है, जबकि मैं कह रहा था कि चीफ से ज्यादा सालिया की रजामंदी जरूरी है। इमरान ने जवाब दिया, तो आपका मतलब है कि मेरी रजामंदी की कोई जरूरत ही नहीं है। सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे भी सहरा बांधने के लिए बेचैन होगे। इमरान ने जवाब दिया, और इस बार जूलिया के साथ साथ सफदर भी हंस पड़ा। जी नहीं, मैं बेचैन नहीं हो रहा। सफदर ने हंसते हुए कहा, चलो बेचैन नहीं हो रहे तो चैन से सहरा बांध लेना। जूलिया ने कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। आपका अपने मुतालिक क्या ख्याल है? सफदर ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा, मेरा ख्याल तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मेरा ख्याल है कि तनवीर अच्छा ताबेदार शोहर बन सकता है। क्या ख्याल है? जूलिया ने कनखियों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, ये ताबेदार किस्म के शोहर बड़े खतरनाक होते हैं। उनके अंदर न जाने कौन कौन से लावे पकते रहते हैं, और फिर किसी रोज वो सोए हुए आतिशफिशा की तरह पड़ जाते हैं। बाकी बहरहाल तुम अक्लमंद हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो सफदर बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। आपने अब इमरान साहब का नाटका बंद करने का सही तरीका तलाश कर लिया है। सफदर ने हंसते हुए कहा, इसका तो अब मैं ऐसा नाटका बंद करूंगी कि सारी चौकड़ी ही भूल जाएगा। जूलिया ने कहा तो सफदर हैरत से जूलिया की तरफ देखने लगा। लगता है आपकी काया पलट हो चुकी है। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि बाहर की क्या रिपोर्ट है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वही बताने तो आया था, बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं है। सफदर ने कहा, क्या अच्छी तरह चेकिंग कर ली है? इमरान ने कहा, हाँ। सफदर ने कहा, ओ, इसका मतलब है कि प्यूटन की तरफ से उसे कोई खास रिपोर्ट मिली है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, प्यूटन वो कौन है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। प्यूटन यहाँ के एक मकामी ट्रेसर ग्रुप का इंचार्ज है। ये इंतहाई बाअसर और बाखबर आदमी है। उसका ताल्लुक एक्रीमिया के एक ग्रुप से है। होश में आने के बाद मेरी एंथोनी से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि एंथोनी ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप को ट्रेस करने का काम प्यूटन के जिम्मे लगाया है, और प्यूटन के जिस तरह इस मुल्क के बाअसर तबके में ताल्लुकात हैं, उससे मुझे खतरा है कि वो वाकई सेकंड ग्रुप को ट्रेस कर लेगा। और एंथोनी के साथियों की यहाँ अदम मौजूदगी का मतलब है कि उसने उन्हें वहाँ मिशन की तकमील के लिए भेजा होगा। इमरान ने कहा, ओ, तो क्या यहाँ वाकई कोई सेकंड ग्रुप काम कर रहा है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। सफदर भी हैरान नजर आ रहा था। हो सकता है, इमरान ने कहा। क्या हो सकता है? अगर यहाँ कोई सेकंड ग्रुप मौजूद है तो हमें क्यों नहीं बता रहे तुम उसके बारे में? जूलिया ने कहा, वो मेरा ग्रुप नहीं है। उस ग्रुप को भी चीफ ने ही भेजा है, और ग्रुप भेजा भी है या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे तो यहाँ भेजने से पहले चीफ ने बताया था कि हो सकता है कि मुझे और तुम सबको यहाँ आकर मैं सैरो तफरीही करना पड़े, ताकि डार्क हार्ट या दूसरी एजेंसियां हम पर नजर रख सके, और डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को ट्रेस करने और अंदर दाखिल होकर एंटी फार्मूला हासिल करने का काम सेकंड ग्रुप कर ले। इमरान ने कहा, तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जूलिया ने उसी अंदाज में पूछा। तुमने पूछी ही कब थी? इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि हम वाकई यहाँ भागने दौड़ने के लिए ही आए हैं, जबकि असल काम सेकंड ग्रुप का है कि वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को ट्रेस करे और वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल कर ले। सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा, जरूरी नहीं है कि ये सब सच ही हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया और सफदर चौंक पड़े। क्या क्या मतलब? कभी तुम कुछ कह रहे हो और कभी कुछ। असल बात क्यों नहीं बता रहे तुम?
जूलिया ने उसकी मुस्कुराहट देखकर गुस्सीले लहजे में कहा, असल बात यही है कि एक बिग स्नेक है और वही सेकंड ग्रुप है और उसका काम हमारी मदद करना है और बस। इमरान ने कहा, बिग स्नेक हमारी मदद, क्या मतलब? सफदर ने कहा, ये बिग स्नेक ही है जिसने एंथोनी जैसे आदमी के दिमाग में गिरा लगा दी है और ये हमसे ज्यादा सेकंड ग्रुप को तलाश करने पर जोर लगा रहा है, जो है भी और नहीं भी। अब ये उसे तलाश करता है तो करता रहे, हमें उससे क्या? इमरान ने कहा, तुम खुलकर कुछ नहीं बता रहे हो, अजीब सी बातें कर रहे हो। जूलिया ने मुंह बनाकर कहा, वक्त आएगा तो मैं सबको खुलकर बता दूंगा, अभी जैसा चल रहा है चलता रहने दो। समझ लो कि हमारी मामलत के लिए बिग स्नेक जो अपनी जात में मुकम्मल ग्रुप है वो यहाँ हमारी मदद कर रहा है और बस। इमरान ने कहा, तो क्या डार्क हार्ट से एंटी मिसाइल का फार्मूला वही हासिल करेगा? सफदर ने कहा, नहीं, ये काम हमें करना है। कितनी बार तो कहा है कि वो यहाँ हमारी मदद कर रहा है। सामने होने की वजह से हम यहाँ की एजेंसियों और खास तौर पर डार्क हार्ट के लिए इस कदर खतरे का बास नहीं होंगे जितना बिग स्नेक उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। इमरान ने कहा तो सफदर एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान वाकई खुलकर कुछ नहीं बता रहा था। बिग स्नेक कौन था, वो सेकंड ग्रुप के तौर पर कहाँ मौजूद था और उनकी क्या और किस अंदाज में मदद कर रहा था, उसके बारे में उसे कुछ भी समझ ना आ रहा था। लेकिन जाहिर है वो इमरान से कुछ भी ना उगलवा सकता था जब तक वो खुद उन्हें सारी बात ना बता देता। क्या तुम उस प्यूटन को जानते हो? जूलिया ने पूछा। हाँ, मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ और प्यूटन से भी एक दो बार राब्ता हो चुका है और वो वाकई खतरनाक आदमी है। वो बिग स्नेक को तलाश करे ना करे, लेकिन यहाँ हम जहाँ भी जाकर छुपेंगे वो अपने ट्रेसर ग्रुप के जरिए हम तक पहुँच जाएगा और हमारी मुश्किलात में इजाफा करता रहेगा। इमरान ने कहा, तो फिर क्या करना है? जूलिया ने कहा, तुम तनवीर को साथ लो और फौरन उस प्यूटन का खात्मा कर दो। प्यूटन टार्क क्लब का जनरल मैनेजर है। ये क्लब वारसन रोड पर है। मकामी आदमी है, लेकिन ख्याल रखना कि ये इंतहाई होशियार आदमी है और वहाँ उसके मुहाफिज भी काफी तादाद में मौजूद होते हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया एक झटके से उठ खड़ी हुई। ठीक है, जूलिया ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। क्या मैं भी साथ जा सकता हूँ? सफदर ने कहा। नहीं, तुम कैप्टन शकील के साथ यहीं रहो। हो सकता है कि एंथोनी के साथी अचानक आ जाए तो तुम दोनों पूरी तरह होशियार रहना। इमरान ने कहा तो सफदर भी सर हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। तो इमरान ने जेब से वो शीशी निकाली जिससे बेहोशी के असरात खत्म किए जाते थे और उठकर उसने शीशी का ढक्कन हटाया और शीशी को एंथोनी की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे वापस जेब में डाल लिया और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद एंथोनी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे और फिर उसकी आंखें खुल गई। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। अरे, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि कहीं मेरे नाखूनों से ब्लेड उतारकर तुमने अपने नाखूनों में तो फिट नहीं कर लिए। इमरान ने अचानक कहा तो एंथोनी की नजरें इमरान के चेहरे पर चमसी गई। मेरा पहला नजरिया दुरुस्त साबित हुआ कि तुम सिचुएशन बदल लेते हो। काश मैं अपने दूसरे नजरिए पर फौरी अमल करते हुए तुम्हें और तुम्हारे साथियों पर फौरन फायर खोल देता। एंथोनी ने हजरत भरे लहजे में कहा, तुम जैसे फाल और सहीन एजेंट के मुंह से काश जैसा लफ्ज अच्छा नहीं लगता एंथोनी। हमारी जिंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है। जिस रोज ऐसा ना हो उस रोज हमारी मौत यकीनी हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। बहरहाल जो होना था हो गया। तुम बताओ अब तुम क्या चाहते हो? एंथोनी ने कहा, सिर्फ इतना बता दो कि तुमने अपने साथियों को यहाँ से क्यों भिजवा दिया है। ना कोठी के अंदर तुम्हारे साथी मौजूद है और ना कोठी से बाहर नजर आ रहे हैं। कहीं उन्होंने तुम्हारे ग्रुप से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा तो नहीं दे दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो एंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने इसी खदशे के तहत उन्हें वापस भिजवा दिया था कि कहीं होश में आते ही तुम सिचुएशन बदलना दो और उस सूरत में मेरे आदमी जो मुझे इस फील्ड में देवता समझते हैं मुझ पर तंज करेंगे। एंथोनी ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तो बताओ हकीकत? इमरान ने कहा, हकीकत यही है कि मैंने यहाँ आने के बाद आदमियों को वापस भिजवा दिया था क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने के लिए मेरा मशीन पिस्टल ही काफी था और अगर तुम सिचुएशन बदल लेते तो फिर कम अज कम ये काम मेरे आदमियों के सामने नहीं होना चाहिए था। इस तरह मेरा कुछ तो भरम रह जाता। एंथोनी ने कहा, हालांकि तुम अपने आदमियों को यहाँ खड़ा करके मुझे सिचुएशन बदलने से रोक सकते थे। इमरान ने कहा, मुझे तो मालूम ही न था कि तुम ऐसा करोगे। वैसे मैं 10 आदमी भी खड़े कर देता तो शायद सिवाय उनकी मौत के और कोई नतीजा ना निकलता। अब भी मुझे नहीं मालूम हो सका कि तुमने ये सब कैसे किया है। वैसे अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारी दोनों टांगे
कुर्सी के पायों से ना बांधकर हिमाकत की है। आइंदा बहरहाल मैं इस बारे में भी मोहतात रहूंगा। एंथोनी ने कहा, यही बातचीत मैंने की थी तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि जब तुम्हारे पास मशीन पिस्टल है और मैं बंधा हुआ हूँ तो मुस्तकबिल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, और अब तुम खुद ही वही बात कर रहे हो। इमरान ने कहा, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे मिजाज और फितरत का अंदाजा है। तुम किसी बंधे हुए आदमी पर कभी फायर नहीं खोल सकते। एंथोनी ने कहा, यही मिजाज और फितरत तो तुम्हारी भी थी, लेकिन तुम तो ये काम करने के लिए तैयार हो गए थे। इमरान ने कहा, हकीकत यही है कि मेरा ये मकसद ना था। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मेरे साथी प्यूटन को हलाक करने के लिए गए हुए हैं। अगर वो कामयाब लौटते हैं तो तुम जिंदा रहोगे, और अगर नाकाम रहते हैं तो फिर तुम्हारी जिंदगी की जमानत मैं नहीं दे सकूंगा। इमरान ने कहा तो एंथोनी के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई संजीदगी तारी हो गई। ओ, तो तुम अब प्यूटन को हलाक करना चाहते हो? लेकिन क्यों? एंथोनी ने होंठ चबाते हुए कहा, ताकि मुस्तकबिल में वो हमारे लिए परेशानी ना पैदा कर सके। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक सफदर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कार्डलेस फोन पीस था। डिप्टी चीफ की कॉल है। सफदर ने एंथोनी की तरफ देखते हुए इमरान से कहा, और फोन पीस इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, बिग चीफ बोल रहा हूँ। इमरान ने फोन पीस लेकर कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने एंथोनी के सामने जूलिया का नाम लेने की बजाय उसे डिप्टी चीफ कहा था, जबकि इमरान जूलिया को चिढ़ाने के लिए अपने आप को बिग चीफ कह रहा था। प्यूटन का खात्मा हो चुका है। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी तो एंथोनी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इमरान ने जानबूझकर फोन का लाउडर ऑन कर दिया था ताकि वो भी ये आवाज सुन सके। गुड शो, अब तुम वापस आ जाओ, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने राब्ता खत्म कर दिया। तुमने सुन लिया एंथोनी, प्यूटन तो आसानी से दूसरी दुनिया सुधर गया है। तुमने चूंकि फायरिंग करने से पहले मेरा प्रोग्राम पूछा था, इसलिए उसूल के मुताबिक अब मैं तुमसे तुम्हारा प्रोग्राम पूछ रहा हूँ ताकि हिसाब बराबर हो सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ में तुम्हारी तरह प्रोग्राम बनाने वाली सलाहियत नहीं है इमरान। अगर तुम मुझे गोली मारना चाहो तो मार सकते हो, एंथोनी ने थके थके से लहजे में कहा। एंथोनी की रस्सियां खोल दो, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ एंथोनी की कुर्सी की उकब की तरफ बढ़ गया। अब तुम आजाद हो एंथोनी, तुम मेरे दोस्त रह चुके हो और मैं दोस्तों पर गोली चलाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारे हक में बेहतर यही रहेगा कि तुम दोबारा मेरे और मेरे साथियों के मुकाबिल ना आना, वरना ये दोस्ती मुझसे ना निभ सकेगी। इमरान ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। बहरहाल मुझे बार्टन से मुलाकात करनी पड़ेगी, एंथोनी ने कहा। हाँ जरूर कर लेना, ये तुम्हारी अपनी सरदर्दी है, इमरान ने कहा, और फिर वो इकट्ठे ही उस कमरे से बाहर आ गए। अब मुझे यहाँ से टैक्सी में वापस जाना होगा, एंथोनी ने कहा। मेरा आदमी तुम्हें जहाँ तुम कहो ड्रॉप कर देगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं, शुक्रिया, गुड बाय, एंथोनी ने कहा और तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। फिर उसने छोटा फाटक खोला और बाहर निकल गया। इसका ताकुब ना किया जाए इमरान साहब, ताकि उसके साथियों तक पहुंचा जा सके। मेरा मतलब है कि ये डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज बार्टन के पास जाएगा तो हम इसके जरिए उस तक पहुंच सकते हैं, सफदर ने कहा। ये इतना तरने वाला नहीं है और ना फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। अलबत्ता तुम इसका ताकुब उस वक्त तक करो जब तक ये टैक्सी में बैठकर आगे न बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो यहीं किसी करीबी पब्लिक फोन पोस्ट से अपने साथियों और बार्टन को कॉल कर ले और फिर ये हमारे नए ठिकाने की तलाश शुरू कर दे, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। वो टैक्सी पर बैठकर चला गया है। सफदर ने बरामदे में पहुंचकर कहा, अंदर मेकअप का सामान भी मौजूद है, लिबास भी बदल लो और मेकअप भी कर लो, हम इस जगह नहीं रुक सकते। जूलिया को कॉल करके कह दो कि वो प्रिंस कॉलोनी की कोठी नंबर 631 डी ब्लॉक पहुंच जाए। मैंने पहले से ही उस रिहाइशगाह का भी इंतजाम कर रखा था, अब वही हमारे काम आएगी। यहाँ से जरूरी सामान भी ले जाना, लेकिन यहाँ की कार इस्तेमाल न करना। हो सकता है कि एंथोनी ने उसमें कोई खुसूसी आला नस्ब कर रखा हो, इमरान ने कहा। तो क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, सफदर ने कहा। नहीं, मैंने एक जरूरी मुलाकात करनी है, उसके बाद मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन क्या मेकअप नहीं करेंगे, सफदर ने कहा। मेरे पास मास्क मौजूद है और यही काफी है, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने अजबात में सर हिला दिए और इमरान आगे बढ़ गया। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए बार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। बार्टन बोल रहा हूँ, बार्टन ने कहा। कर्नल रिचर्डसन साहब से बात करें जनाब, दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज सुनाई थी। हेलो, बार्टन बोल रहा हूँ।
बार्टन ने मौतबाना लहजे में कहा। बार्टन, मेरे ऑफिस आ जाओ फौरन। दूसरी तरफ से कर्नल रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। बार्टन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। बार्टन ऊपरी सीट पर बैठा हुआ था। उसका जहन कर्नल रिचर्डसन की कॉल के बारे में ही सोच रहा था कि इस तरह अचानक कॉल की क्या वजह हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर उसे कोई वजह समझ न आ रही थी। और फिर उसी उद्दड़पन में वो ऑफिस पहुंच गया। उसे स्पेशल मीटिंग रूम में पहुंचा दिया गया और बार्टन वहां जाकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाजा खुला और कर्नल रिचर्डसन अंदर दाखिल हुआ तो बार्टन उठ खड़ा हुआ और उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो बार्टन, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और खुद वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। बार्टन भी बैठ गया, लेकिन उसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी थी, क्योंकि कर्नल रिचर्डसन का रवैया बेहद सर्द था। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का क्या हुआ? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। उस पर काम हो रहा है, किसी भी लम्हे कामयाबी की इत्तला मिल सकती है। बार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इस काम के लिए एंथोनी को हायर किया है? कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो बार्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। जी हाँ, मगर आपको किसने इत्तला दी है? बार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। एंथोनी ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। इमरान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो उसे हलाक कर सकता था, लेकिन पुराने ताल्लुकात की बिना पर उसने एंथोनी को जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन एंथोनी को इमरान ने सख्त अल्फाज में कह दिया था कि वो दोबारा उसके रास्ते में ना आए, वरना वो पुराने ताल्लुकात और दोस्ती भूल जाएगा। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम अपने तौर पर इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करोगे, लेकिन खुद दफ्तर में जमकर बैठ गए हो और दूसरी तंजीमों से राब्ते करके उन्हें इमरान और उसके साथियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? क्या तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग गया है, या तुम इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर आने से डरते हो? बोलो, जवाब दो। कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सैले लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है चीफ, मैं कोशिश कर रहा था कि इमरान और उसके साथियों को बाला ही बाला खत्म कर दिया जाए और उनकी हलाकत का इल्जाम डार्क हार्ट पर ना आए, और बस। बार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। इल्जाम? क्या मतलब? इसमें इल्जाम वाली कौन सी बात है? इमरान और उसके साथी हमारे दुश्मन हैं और वो यहाँ डार्क हार्ट के खिलाफ काम करने आए हैं। उन्हें हलाक करने के लिए पूरी दुनिया के एजेंट और एजेंसियां कोशिश करती हैं ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान जैसे खतरनाक इंसान की हलाकत का क्रेडिट ले सके, और तुम इल्ज़ाम लगने की बात से डर रहे हो। नॉनसेंस। अगर तुम इमरान और उसके साथियों को हलाक करोगे तो उसका क्रेडिट तुम्हें और पूरी डार्क हार्ट एजेंसी को मिलेगा। पूरी दुनिया में डार्क हार्ट का नाम ऊंचा होगा और पूरी दुनिया की एजेंसियों और एजेंटों में डार्क हार्ट की वहशत फैल जाएगी कि जो एजेंसी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खतरनाक एजेंट इमरान का मुकाबला करके उन्हें हलाक कर सकती है, तो वो किस कदर ताकतवर और खौफनाक होगी। कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी चीफ, मैंने वाकई एंथोनी को इमरान के मुकाबले पर लाकर गलती की है। मुझे मालूम था कि एंथोनी इमरान का पुराना दोस्त है, वो उसके पास जाएगा और एंथोनी उसे आसानी से हलाक कर देगा। मैं ये नहीं जानता था कि उस जैसा ताकतवर और खतरनाक इंसान भी इमरान से मार खा जाएगा। बार्टन ने सर झुकाते हुए कहा। उसे ही नहीं, तुमने पहले मादाम सुजैन को भी इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करने के लिए हायर किया था। क्या नतीजा निकला उसका? इमरान के हाथों मादाम सुजैन भी मारी गई। कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सैले लहजे में कहा। यस चीफ, बार्टन ने थके थके लहजे में कहा। और तुम जानते हो कि एंथोनी ने मुझे और क्या बताया है? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। क्या चीफ? बार्टन ने कहा। इमरान ने उसे बताया था कि वो और उसके साथी यहाँ महज घूमने फिरने और सैरो तफरी के लिए आए हैं, और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक और रुकन जो अपनी जात में एक ग्रुप की हैसियत रखता है यहाँ पहुंचा हुआ है, जिसका कोड नाम बिग स्नैक है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सटू ने उस बिग स्नैक की ड्यूटी लगाई है कि वो खुफिया तौर पर डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को ट्रेस करे और वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करे और डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दे। कर्नल रिचर्डसन ने कहा तो बार्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। बिग स्नैक? बार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बिग स्नैक। न जाने वो कौन है और कहाँ है। एंथोनी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो किसी तरह से इमरान से उस बिग स्नैक के बारे में मालूमात हासिल कर सके, लेकिन इमरान बेहद काया इंसान है। उसने एंथोनी को बिग स्नैक के बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। अगर एंथोनी की ये बात सच है तो हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान से नहीं, बल्कि उस बिग स्नैक से खतरा है जो न जाने कौन है और कहाँ छुपा हुआ है। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कोई नाम नहीं सुना, और न ही इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में ऐसा सुना है कि वो सब सैरो तफरी करते रहें और उनकी बजाय
कोई और ग्रुप मिशन मुकम्मल करे। बार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा, पहले कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा ही है। इमरान और उसके साथियों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पता चल सके कि वो डार्क हार्ट के खिलाफ काम कर रहे हो। वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं और सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। इन हालात को सामने रखो तो ये बात सच मालूम हो रही है कि वो जानबूझकर सामने रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी नजरें उन पर जमी रहे और कोई दूसरा डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में पहुंचकर अपना मिशन पूरा कर ले। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, लेकिन कोई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में कैसे पहुंच सकता है चीफ? डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर तो सीक्रेट है। बार्टन ने कहा, अगर टार्सन अपने आदमी को हेडक्वार्टर में दाखिल कर सकता है तो फिर ये काम इमरान और उसके साथियों के लिए क्या मुश्किल हो सकता है? नॉनसेंस। क्या तुम अभी तक इस बात का पता चला सके हो कि आखिर टार्सन का आदमी हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचा था? कर्नल रिचर्डसन ने गुस्सैले लहजे में कहा, नो चीफ, उस आदमी पर हमने बेपुनाह तशद्दुद किया था। उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो हेडक्वार्टर में आया कैसे था। बार्टन ने कहा, तो फिर एंथोनी ने ठीक ही कहा था। कर्नल रिचर्डसन ने होंठ चबाते हुए कहा, क्या क्या मतलब? क्या कहा था एंथोनी ने? बार्टन ने चौंकते हुए कहा, उसने कहा था कि ये मिशन तुम्हारे ग्रुप के बस का रोग नहीं है। कर्नल रिचर्डसन का लहजा सख्त हो गया था। मिशन की तकमील के लिए तो अक्सर ऐसा होता रहता है, मुख्तलिफ ग्रुपों से काम लेना पड़ता है। मकसद तो ये होता है कि मिशन मुकम्मल हो जाए। एंथोनी से पहले मैंने मादाम सुजैन को हायर किया था, लेकिन वो इमरान और उसके साथियों को हलाक करने में नाकाम रही और खुद उनके हाथों मारी गई, तो मैंने उसकी जगह एंथोनी को हायर कर लिया। अगर वो ये काम नहीं कर सका तो ये काम अब मैं खुद करूँगा, इमरान और उसके साथियों के साथ। अगर यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बिग स्नेक मौजूद है तो उसे भी मैं तलाश करूँगा। एक्रीमिया ऐसा मुल्क है जहाँ लाख ऐसी जगहें हो सकती है जहाँ आदमी छुप सकता है, इसलिए बहरहाल उन्हें ट्रेस करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिरी फतह बहरहाल मुझे ही मिलेगी। बार्टन ने कहा,